हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है नीट लार्वल्स। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की अपनी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एज वेल एज हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। हम आज बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। मतलब प्लांट्स में अगर एक सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो और वो जगह बहुत दूर है तो वैसे ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। ठीक है, so long distance transport of substances within a plant cannot be by diffusion alone because diffusion is a slow process, does account for only short distance movement of molecules। क्या कहा गया है कि अगर प्लांट्स में किसी भी चीज को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसे डिफ्यूजन के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए इसे सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए ही अप्लाई किया जाता है। दैट मीन्स diffusion is such a process which is not applicable for long distance transport। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन सही प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल विच इज अबाउट 50 माइक्रोमीटर टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकेंड। क्या कहा गया है कि अगर हम एक टिपिकल सेल की बात करें जो 50 माइक्रोमीटर का है, उसमें अगर हमें मूवमेंट करवानी है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? 2.5 सेकेंड। तो अगर वही हम एक 150 मीटर हाइट के प्लांट को लेते हैं तो उसमें अगर हमें डिफ्यूजन करानी हो तो हमें कितने सेकेंड लगेंगे? आप इमेजिन करके देख सकते हो। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन एक सही प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो एक हो गया है रीजन ये। एंड सेकेंड रीजन है sometime site of production or absorption and site of storage are too far from each other, thus diffusion and active transport would not suffice। क्या कहा गया है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन, ऐसी जगह जहां चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो जगह साइट ऑफ स्टोरेज जो है मीन्स वो जगह स्टोरेज की साइट से बहुत दूर है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहां काम किया नहीं जा सकता। इसीलिए ये देखा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन एक सही प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ स्लो प्रोसेस। एंड नेक्स्ट, sometimes the site of production or absorption as well as the site of storage are too far from each other, thus diffusion and active transport would not suffice। तो ये तो हमने देख लिया कि ठीक है, डिफ्यूजन यूज नहीं किया जा सकता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ तो ऐसी सिस्टम या ऐसे प्रोसेस को होना पड़ेगा ना जिसकी वजह से वो डिस्टेंस को कवर कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके चीजों को। तो वो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। Therefore, special long-distance transport system become necessary so as to move substances across long distance and at a much faster rate। क्या कहा गया है कि इसीलिए स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है जिसकी वजह से चीजें मूव कर सके लॉन्ग डिस्टेंस तक, और वो भी कम समय में। ठीक है, क्या कहा गया है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि साइट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज एक दूसरे से बहुत दूर है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहां काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर सके और कम से कम समय में कर सके। ठीक है, क्या कहा गया है कि वाटर, मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? वाटर है, मिनरल है, फूड है। ऑब्वियसली ये तीन चीजें प्लांट्स को हमेशा चाहिए होती हैं, और ये तीनों चीजें रूट से लेके एपेक्स ऑफ द ट्री, मतलब जो टिप की पॉइंट है वहां तक सारी चीजों को इस चीजों की सप्लाई होनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए इन सारी चीजों को मूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस को अपनाया जाता है? दैट इज मास और बल्क फ्लो सिस्टम।
मतलब अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो हम कौन से प्रोसेस को अपनाएंगे? हम अपनाएंगे मास और बल्क फ्लो सिस्टम को अपनाएंगे। ठीक है, सो मास और बल्क फ्लो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। क्या कहा गया है कि मास और बल्क फ्लो, बल्क मतलब भारी मात्रा में, ठीक है, और मास फ्लो मतलब एक साथ। ये क्या कहा गया है? बल्क और मास फ्लो क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफ्यूजन से बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमें ये क्या करने की सुविधा देता है? इसीलिए ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम पढ़ेंगे बल्क और मास फ्लो के बारे में। ठीक है, सो मास फ्लो और बल्क फ्लो डिफ्यूजन। क्या कहा गया है कि मास फ्लो का मतलब क्या होता है? मास फ्लो का मतलब होता है एक साथ मूव करना, और बल्क का मतलब होता है, बल्क का मतलब भी सेम ही होता है, एक साथ मूव करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है इसके बारे में। नंबर 1, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और एन मास। एन मास का मतलब होता है विद टुगेदर, इसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, एक साथ। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट। क्या कहा गया है कि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तभी जाती है जब उनमें कोई डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस क्या हो? प्रेशर डिफरेंस हो। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में? मतलब अगर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबी दूरी कवर करनी है तो वो कैसे जाएंगे? वो बल्क में जाएंगे। बल्क में जाएंगे मतलब एक साथ जाएंगे, एक झुंड होके जाएंगे, इकट्ठा होके जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? फ्रॉम द मूवमेंट और फ्रॉम द पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाएंगे, किस लिए जाएंगे? प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाएंगे, किस लिए जाएंगे? प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाएंगे। It is a characteristics of mass flow that substances, whether in solution or in suspension, are swept along at the same pace. क्या कहा गया है कि जैसे एक रिवर होता है ना, वो क्या करता है? सारी चीजों को अपनी वाटर की स्पीड के समान एक साथ लेके चला जाता है। उसी तरह से देखा जाता है कि मास फ्लो में भी जितनी चीजें होती है ना, चाहे वो सोल्यूशन में हो चाहे वो सस्पेंशन में हो, वो क्या करता है? एक साथ सारी चीजों को लेके जाता है एट अ सेम पेस। एट अ सेम पेस मतलब एट द सेम स्पीड। ठीक है, तो वही बताया गया है कि मास फ्लो में चीजें एक साथ मूव करती हैं विद द सेम स्पीड। हालांकि इन डिफ्यूजन डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव independently depending on their concentration gradient। हालांकि डिफ्यूजन में ये देखा जाता है कि जो सब्सटेंसेस मूव हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करके मूव होते हैं? वो मूव होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि मास फ्लो और बल्क फ्लो एक ऐसा सिस्टम है जो चीजों को एक साथ लेके जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। और ये एक ही स्पीड में सारी चीजों को लेके जाता है, जो हमें डिफ्यूजन में देखने को नहीं मिलता। डिफ्यूजन में हमें ये देखने को मिलता है कि एक चीज अपने कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके ही मूव करती है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग: पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये दो टर्म्स क्या होते हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि बल्क फ्लो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि हमने अपनी लास्ट स्लाइड में ये देखा था कि बल्क फ्लो करने के लिए मीन्स अगर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही थी? वाटर एज वेल एज मिनरल्स। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ अदर ऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी चीज ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है? जो चीज सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है इन केस ऑफ प्लांट्स वो है वाटर, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या देखा गया है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो प्रेशर वाटर की वजह से प्रोड्यूस होता है उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो प्रेशर वाटर की वजह से प्रोड्यूस होगा, और इन अदर टर्म्स वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वाटर मूव करती है थ्रू इट्स प्रेशर ग्रेडियंट, थ्रू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंट होगा तो भी वाटर मूव करेगी, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब क्या देखा जाता है कि सपोज मैं एक बीकर कंसिडर करती हूँ, ठीक है, सपोज ये एक बीकर है और इसमें वाटर है आपकी 50 ml, ठीक है। अगर आप इसमें और वाटर डाल दोगे, इस बीकर में ऑलरेडी 50 ml वाटर थी, अगर आपने इसमें और वाटर डाल दी तो क्या हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके प्रेशर में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो और वाटर डालने की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना है, उसी प्रेशर को कहा जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब ऑलरेडी जो वाटर थी उसमें आपने और वाटर डाल दी है, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन गया है। और एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है गार्डन होस। मतलब ये एक तरह का पाइप होता है जो हम प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ पाइप होता है। और इसमें क्या देखा जाता है, अगर इस पाइप को आप एक टैप से कनेक्ट करोगे, सपोज अगर ये टैप है तो आप इसको अगर इससे कनेक्ट करोगे तो क्या देखा जाएगा कि इस पाइप में आप क्या कर रहे हो, पानी को डाल रहे हो, राइट। तो ये पानी अपना प्रेशर बना के क्या करेगा, ऐसे यहाँ से आके इसमें अगर होल्स होंगे तो ऐसे पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी पाइप को कहा जाता है गार्डन हूस। और क्योंकि आप पानी दे रहे हो इसलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये अपना काम करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। सपोज हमने एक बीकर को कंसीडर किया, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 50 ml वाटर डालेंगे, ठीक है। तो 50 ml वाटर अगर मैंने डाली और उसमें से मैंने क्या किया, 10 ml वाटर निकाल ली, तो क्या देखा जाएगा कि 10 ml, पहले 50 ml थी, ठीक है, तो 10 ml निकालने के बाद यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, ठीक है ना। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल कम होने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, ठीक। इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो यही चीज होती है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जब आप वाटर में पानी को डालते हो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाते हैं वाटर के और इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सक्शन थ्रो ए स्ट्रॉ। सक्शन थ्रो ए स्ट्रॉ का मतलब क्या है कि अगर आप इस पानी में किसी स्ट्रॉ को डालोगे और आप सक करोगे, ऊपर से ऊपर की तरफ अगर खींचोगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाएगा का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 50 ml वाटर से पानी निकल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को कहा जाता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्या लिखा है, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या देखा गया है कि जब ये बल्क मूवमेंट, जब चीजें एक साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो कौन से मेथड अप्लाई करते हैं और किस मेथड की वजह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, हायर प्लांट्स हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये तो जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तब हमने देख लिया था कि हाईली स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू कहाँ होते हैं, हायर प्लांट्स में होते हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स से लेके जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, इनमें हमने वास्कुलर टिश्यू तो देखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू किसके होंगे, एंजियोस्पर्म्स के होंगे। क्यों, क्योंकि दे आर द एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, जाइलम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली। जाइलम किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मेनली जाइलम का काम क्या होता है, कौन सी चीजों को यहाँ से वहां भेजना, दैट इज वाटर, मिनरल सॉल्ट, some organic nitrogen and hormones from roots to the aerial parts of the plant। क्या कहा गया है, जाइलम कहाँ से कहाँ चीजों को भेजता है, रूट से स्टेम में भेजता है, ठीक है, रूट से स्टेम में भेजता है। और कौन सी चीजों को भेजता है, एज वेल एज स्टेम के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि रूट से लेके शूट तक भेजता है। शूट के कौन से पार्ट तक, एरियल पार्ट तक, जो टिप वाले पार्ट होते हैं ना वहां तक, ठीक है। और जाइलम कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज वाटर, मिनरल, सॉल्ट और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एज वेल एज हॉर्मोन्स, ठीक है। इन सारी चीजों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम करता है, ठीक है। नेक्स्ट,
Phloem translocates variety of organic and inorganic solute mainly from the leaves to other parts of the plant. अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो फ्लोएम क्या ट्रांसलोकेट करता है? फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड. And what is food for plants? That is the starch, or you can say the glucose molecules which are prepared during photosynthesis. ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड को, और अदर देन दैट इसी फूड में को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक सल्यूट या इनऑर्गेनिक सल्यूट कहा जाता है. और ये कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? ऑब्वियसली लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड भी लीव्स में बनेंगे, तो इसीलिए लीव्स में बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में. ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बल्क फ्लो क्या होती है, हमने ये देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ बल्क फ्लो कैसे होती है, हमने ये देखा कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है. तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि जाइलम हमेशा रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, और फ्लोएम हमेशा रिलेटेड टू व्हाट, क्या ट्रांसपोर्ट है? फ्लोएम हमेशा रिलेटेड टू फूड ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, और वाटर की ट्रांसपोर्ट हमेशा क्या होती है? यूनी डायरेक्शनल, हमेशा रूट से स्टेम तक होती है. ठीक है, वाटर की ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, वेयर एज फ्लोएम में फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, responsibility of absorption of water and mineral is more specifically the function of root hairs. क्या कहा गया है कि रूट्स, हमें ये पता है कि हम जब पौधों को पानी देते हैं तो कहाँ देते हैं? रूट्स में देते हैं ऑब्वियसली. तो रूट्स में भी कोई ऐसी चीज तो होगी ना जो प्लांट्स के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, तो वो चीज रूट में जो प्लांट्स के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो क्या है? रूट हेयर्स. ठीक है, ये रूट हेयर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर. रूट में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे रूट हेयर्स कहा जाता है, जो स्पेसिफिकली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. कहाँ से? सॉइल में, क्योंकि रूट्स कहाँ होती है? ऑब्वियसली सॉइल में होती है. ठीक है, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन मिलियंस एट द टिप ऑफ द रूट. रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं? रूट हेयर पाए जाते हैं टिप ऑफ द रूट में पाए जाते हैं, और ये मिलियंस में पाए जाते हैं, मतलब मिलियंस नंबर में पाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, these are thin walled slender extension of root epidermal cell that greatly increase the surface area for absorption. क्या कहा गया है कि रूट के जो बाहरी सेल होते हैं, बाहरी सेल मीन्स व्हाट? एपिडर्मल सेल. एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि एक्सटेंशन बनाते हैं और उनकी वॉल थिन होती है, और इन्हीं को रूट हेयर्स कहा जाता है. और ये किसके लिए काम आते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं. ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ मिनरल सल्यूट बाय द रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन. रूट हेयर वाटर को सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, अब इसी चीज को हमने ये जो पढ़ा है यहाँ, इसको थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम समझ लेते हैं कि रूट हेयर्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं. ठीक है, तो ये रहा एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर, और यू कैन से ये वाला सेल जो है ये है एक एपिडर्मल सेल, जिसने अपने ये जो सेल आप देख रहे हो ये है एक रूट हेयर सेल. और ये रूट हेयर सेल कहाँ पाए जाते हैं? एक एपिडर्मल सेल में पाए जाते हैं. और इस एपिडर्मल सेल ने क्या किया है? अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है. एक्सटेंड करने की वजह से क्या हो गया? ये स्प्लेंडर लाइक लग रहा है, मतलब एक पाइप लाइक लग रहा है. ठीक है, और इसी रूट हेयर के थ्रू सॉइल, ये है सॉइल का पार्ट, तो इसी रूट हेयर के थ्रू ये जो प्लांट है वो सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, तो इस रूट हेयर सेल में क्या कौन से पार्ट होते हैं देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं. ये कौन सा पार्ट है? ये है वैक्यूल. और वैक्यूल के अंदर जो पोर्शन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वैक्यूलर सैप. सैप इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ लिक्विड और फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द वैक्यूल. ठीक है, और ये हो गई वैक्यूल की मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस पाया जाता है, एक साइटोप्लाज्म दिखता है आपको यहाँ पे. ये जो मोस्ट ऑफ द पार्ट वैक्यूल नहीं कवर किया हुआ है लेकिन साइटोप्लाज्म है. ठीक है,
नेक्स्ट हमें एक सेल मेम्ब्रेन दिखती है, ये जो पतली सी लाइन है, और ये जो बाहरी लाइन है दैट इज व्हाट सेल वॉल। और ये जो पोर्शन है ये है एक्सटेंशन, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रूट हेयर, एंड देयरफॉर दिस सेल इज कॉल्ड रूट हेयर सेल। ठीक है, तो हमें ये देखने को मिल गया कि रूट हेयर सेल किस तरह के होते हैं, और हमें ये पता चल गया कि रूट हेयर सेल किस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर वाटर सॉइल में हो तो ये क्या करेगा, रूट हेयर इसको बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, once water is absorbed by root hair, it can move deeper into root layer by two distinct pathways, that is apoplast pathway and symplast pathway. अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि ऑलरेडी रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये जो रूट हेयर है इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ भी तो कुछ चीजें होंगी ना, ये प्लांट का पार्ट ही तो दिखा रहे हैं ना हम, ये रूट्स का पार्ट ही तो दिखा रहे हैं, तो यहाँ भी तो कुछ चीजें होंगी जिसमें वाटर, अगर यहाँ से अगर वाटर अंदर आएगी तो उसे भी तो अंदर जाना पड़ेगा ना, तभी तो वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच सकेगी। तो इसको पहुंचने के लिए जो पाथवे यूज किया जाता है, रूट हेयर से लेके कैसे प्लांट सेल में और यू कैन से एक प्लांट में वाटर ट्रेवल करती है विद द हेल्प ऑफ सम पाथवे, उन पाथवेज को नाम दिया गया है क्या, एक कहा गया है एपोप्लास्ट पाथवे और एक कहा गया है सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होते हैं। ठीक है, उन दोनों के बारे में जानने से पहले हम एक बेसिक चीज पढ़ लेते हैं जो हमें आगे चल के हेल्प करेगी चीजों को सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के अलावा जो स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। मतलब एपिडर्मल सेल के बाद जो सेल पाए जाते हैं इन रूट्स, उसे क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, ओके, कॉर्टेक्स के बाद जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस में एक स्पेसिफाइड और यू कैन से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रिप है, या हम इसको कह सकते हैं एक बैंड है, जिसे कहा जाता है कैस्पेरिन स्ट्रिप। ठीक है, कैस्पेरिन स्ट्रिप क्या है, ये कैसे काम करती है, जब हम एपोप्लस पाथवे पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि एंडोडर्मिस में एक बैंड ऑफ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कैस्पेरिन स्ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस, उसके बाद आ गया कॉर्टेक्स, उसके बाद आ गया एंडोडर्मिस विथ ए कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसके बाद आता है फ्लोएम, उसके बाद आता है जाइलम। और यही जाइलम आगे चल के जब यहाँ पानी मतलब वाटर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके फिर प्लांट्स तक ऊपर पहुंचेगी। क्योंकि ये हम रूट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रूट की कुछ मतलब हमने सिंपल एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे चीजें पाई जाती हैं रूट में। ठीक है, पहले एपिडर्मिस मिलेगी, फिर कॉर्टेक्स मिलेगा, फिर एंडोडर्मिस, फिर एक कैस्पेरिन स्ट्रिप, फिर उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम। ठीक है, तो इनरमोस्ट पार्ट में हमें क्या मिलता है, इनरमोस्ट पार्ट में हमें जाइलम मिलता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में। ठीक है, एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल that is continuous throughout the plant except at the Casparian strip of the endodermis in the roots। क्या कहा गया है कि एपोप्लास्ट क्या है, एक सिस्टम ऑफ सेल है, एक सिस्टम ऑफ सेल है, लेकिन वो किससे बना हुआ है, सेल वॉल से बना हुआ है। सपोज अगर ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो इसकी जो सेल वॉल जिस सेल से बनी हुई है उसी सिस्टम को एपोप्लास्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ एब्सेंट होता है, ये होता है एब्सेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप में। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप में एब्सेंट होता है, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है एंडोडर्मिस में। ठीक है, नेक्स्ट, occurs exclusively through the intercellular spaces and the wall of the cell। क्या कहा गया है कि ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है ना, ये सेल के बीच बीच में जो स्पेसेस होती है ना, 2-3 सेल अगर जुड़े हुए हैं तो उनके बीच की जो स्पेसेस और सेल वॉल होती है ना, उसमें ये पाथवे पाए जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एपोप्लास्ट पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें मूवमेंट सिर्फ सेल वॉल में होती है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाता। मीन्स वाटर की मूवमेंट अगर होगी तो थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस होगी एज वेल एज थ्रू द सेल वॉल होगी, बट
थ्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑब्वियसली वाटर को ट्रेवल करने के लिए उसका ग्रेडियंट होना जरूरी है। एक जगह हाई कंसेंट्रेशन होनी पड़ेगी, एक जगह लो कंसेंट्रेशन होनी पड़ेगी, तभी वाटर ट्रेवल करेगी। ये तो वाटर की प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, the apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow। क्या कहा गया है कि एपोप्लास्ट हालांकि सेल वॉल में होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है, पर ये किसी भी चीज के लिए रुकावट नहीं बनता और ये मूवमेंट को आराम से होने देता है। और वाटर मूवमेंट कैसे होती है? थ्रू मास फ्लो। मास फ्लो मतलब अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे सारे मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं मास और टुगेदर और बल्क फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने ये तो देख लिया कि एपोप्लास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और यू कैन से एपोप्लास्ट पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता कैसे है? ठीक है, as water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develop in the continuous stream of water in the apoplast। क्या कहा गया है कि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होती है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा वाटर की इवेपोरेशन होती है थ्रू द स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। तो क्योंकि सपोज अगर ये एक लीफ है, ठीक है, और इससे कंटिन्यूअस वाटर निकल रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन और यू कैन से थ्रू वेपर फॉर्मेशन, तो क्या होगा, इसमें वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर की कमी के होने की वजह से क्या होगा, इसको वाटर चाहिए होगी। तो ऑब्वियसली एक प्लांट में अगर एक लीफ में वाटर की कमी हो गई है तो वो किससे लेगा? स्टेम से लेगा। और वो स्टेम कहाँ से लेगी? रूट से लेगी। ठीक है, और ये क्यों लेगी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सपोज अगर ये रूट पार्ट है और ये स्टेम पार्ट है और ये है आपका लीफ। ठीक है, तो रूट से स्टेम में जाएगी वाटर, स्टेम से लीफ में जाएगी, तो एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर हो जाएगी कि नहीं? तो यही कहा गया है कि एपोप्लास्ट एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, hence mass flow of water occur due to the adhesive and cohesive properties of water। ओके, क्या कहा गया है कि वाटर की दो प्रॉपर्टीज हैं जिसे कहा जाता है एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव का मतलब होता है किसी के साथ चिपकना और कोहेसिव का मतलब होता है अपने ही मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके चलना। ठीक है, वाटर की दो प्रॉपर्टीज हैं जिसको कहा जाता है एडहेसिव प्रॉपर्टी एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। ये क्या करती है? ये दोनों प्रॉपर्टी हेल्प करती हैं वाटर को मास फ्लो करवाने में और एक स्ट्रीम बनाने में, जो कि एक कंटिन्यूस स्ट्रीम बनाती है थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे। और यही दो चीजें इन दो पॉइंट्स में लिखी गई। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एज वाटर इवेपोरेट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस और द एटमोस्फेयर, जैसे ही वाटर इवेपोरेट होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस में या तो फिर एटमोस्फेयर में, तो क्या देखा जाता है? एक टेंशन डेवलप होता है। टेंशन मतलब एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। ग्रेडियंट मतलब यहाँ वाटर की क्वांटिटी लो हो जाती है और ऑब्वियसली क्योंकि सॉइल से रूट वाटर एब्सॉर्ब कर रही है तो यहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन हाई हो जाती है। तो ऑब्वियसली हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वाटर ट्रेवल करती है और एक कंटिन्यूस स्ट्रीम बनाती है। ठीक है, और हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर ऑकर्स ड्यू टू द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। क्या कहा गया है कि वाटर की एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से ही मास फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में ये देखा गया है कि वाटर हमेशा ट्रेवल करेगी थ्रू सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस, पर ये कभी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपलेस्ट पाथवे के बारे में। अब सिंपलेस्ट पाथवे में क्या देखा जाता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, neighboring cells are connected through cytoplasmic strands that extend through plasmodesmata। अच्छा, क्या देखा गया है कि अगर ये दो सेल है सपोज, हाँ, और ये होगी इनकी सेल वॉल, ठीक है, अगर ये दो सेल की सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, तो इन दोनों के बीच में ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और इस कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? इस कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा।
प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और यू कैन से प्लाज्मोडेस्मेटा वो चीज है जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि नेबरिंग सेल एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखते हैं थ्रू वन पैसेज, जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, सो सिम्प्लस पाथवे में ये प्लाज्मोडेस्मेटा अपना काम करता है। ठीक है, और सिम्प्लस पाथवे में क्या देखा जाता है कि प्लाज्मोडेस्मेटा इज वेरी मच यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, इन दिस टाइप वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल, दैट इज थ्रू द साइटोप्लाज्म। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। सपोज अगर ये दो सेल हैं और ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और ये हो गए इनके न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन दोनों के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो इस पोर्शन को जिस पैसेज की वजह से कनेक्टेड है उसे कहा जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, अब ये क्या कहा गया है कि सिम्प्लस पाथवे में वाटर ट्रेवल करती है थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, जिसे इंटरसेलुलर मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरसेलुलर मूवमेंट क्यों? क्योंकि वाटर क्रॉस कर रही है सेल को और एक सेल से दूसरे सेल में जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बंद दिखा दिया तो नेक्स्ट वाले साइटोप्लाज्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, बस मैंने ऐसे दिखाया है कि दो सेल के बारे में हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए मैंने दो सेल दिखाए हैं। ठीक है, आगे अगर बहुत सारे सेल हुए तो ऑब्वियसली उनकी भी कनेक्शन साइटोप्लाज्म के साथ कुछ ऐसी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, movement through the simplest involve crossing the cell membrane, hence the movement is relatively slower। क्या कहा गया है? क्योंकि सिंपलेस्ट मूवमेंट में और यू कैन से सिंपलेस्ट पाथवे में सेल के अंदर से होके जाना पड़ता है, जैसे कि एपोप्लस पाथवे में सिर्फ सेल वॉल से होके जाना पड़ता था, तो वो मूवमेंट फास्टर होती थी। लेकिन सिंपलेस्ट में क्या देखा जाता है कि पूरे सेल के डायामीटर को कवर करके फिर दूसरे सेल फिर तीसरे सेल ऐसे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से सिंपलेस्ट पाथवे जो है वो थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑकर्स डाउन ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑब्वियसली ये दोनों के लिए जरूरी है कि वाटर मूवमेंट होने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है। मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एग्जांपल सेल्स ऑफ हाइड्रिला लीफ। क्या कहा गया है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी यहाँ देखी जा सकती है, मतलब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी देखी जा सकती है जो थोड़ी स्पीड प्रोवाइड कर दे इसको। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट पाथवे में प्रोसेस जो है वो थोड़ी स्लोली होता है। ठीक है, और एग्जांपल क्या दिया गया है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहाँ देखी जा सकती है? हाइड्रिला के सेल्स में देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट पाथवे क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, और जो नेबरिंग सेल एक दूसरे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के साथ कनेक्टेड होते हैं उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। और वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड क्या करता है? इंटरसेलुलर मूवमेंट में हेल्प करवाता है, और इससे वाटर ट्रेवल होती है, क्योंकि वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पूरे सेल को कवर करके जाती है, इसलिए ये सिस्टम रिलेटिवली स्लो होता है, ये मूवमेंट रिलेटिवली स्लो होती है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करती है, और कभी कभी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी यहाँ देखी जा सकती है, जिसका एक एग्जांपल दिया गया है हाइड्रिला सेल के बारे में। हाइड्रिला लीफ के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? सिंपलेस्ट मूवमेंट दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसकी वजह से मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है? मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट ऑकर वाया द एपोप्लास्ट, since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement। क्या कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पानी की फ्लो, वाटर की फ्लो रूट्स में हमेशा एपोप्लास्ट से देखी जाती है। क्यों? क्योंकि एपोप्लास्ट में एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर था? ऑब्वियसली एपिडर्मिस हमने जो बनाया था, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, यहाँ ऐसे रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये अगर कॉर्टेक्स है तो इसमें सेल्स क्या होते हैं? इसमें सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, तो वाटर को जाने में सुविधा होती है। क्यों सुविधा होती है? क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो इसकी वजह से वाटर मूवमेंट इजी हो जाती है बाय एपोप्लस पाथवे। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? कॉर्टिकल सेल मूवमेंट को रोकते भी नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं देते, हैंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। ये मूवमेंट को रोकते नहीं है, इसकी वजह से पानी क्या है? आराम से ट्रेवल कर सकता है थ्रू दिस इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो पहले हमने देखा फर्स्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट लेयर कॉर्टेक्स, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड लेयर, दैट इज व्हाट? ये हो गया हमारा एंडोडर्मिस।
ये हम बात कर रहे हैं रूट के लेयर्स, और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रूट के अंदर हमें कौन से लेयर्स मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। Inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of a band of suberized matrix called the Casparian strip. मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके बारे में हम जब सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे तब हम कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप एक्चुअली में है क्या? इट इज नथिंग बट ए बैंड ऑफ सेल्स, ठीक है। क्या है ये? बैंड ऑफ सेल्स, और यू कैन से बैंड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक बैंड है जो एंडोडर्मिस में देखा जाता है, और ये बैंड किस चीज से बना हुआ है? ये बैंड बना हुआ है एक टाइप ऑफ केमिकल से जिसका नाम होता है सबेरिन, ठीक है। और ये सबेरिन क्या होता है? ये सबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। अगर ये वैक्सी है तो ये क्या होगा? लिपोफिलिक होगा। लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग होगा, और क्योंकि ये लिपोफिलिक है तो ये होगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर को पास होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एक वैक्सी सब्सटेंस है, ये लिपिड लविंग सब्सटेंस है, इसीलिए ये वाटर को पास होने नहीं देगा। इसीलिए एपोप्लस पाथवे में ये देखा जाता है कि जैसे ही वाटर कॉर्टेक्स को पार करती है उसके बाद एंडोडर्मिस में वो इम्परवियस हो जाती है। इम्परवियस मीन्स वाटर को पास होने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्ट्रिप है जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये रेड वाली जो स्ट्रिप है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप किस चीज से बनी हुई है? ये स्ट्रिप बनी हुई है एक सब्सटेंस से जिसका नाम है सबेरिन, जिसकी वजह से कहा गया है बैंड ऑफ सबेराइज्ड मैट्रिक्स। सबेराइज्ड मतलब जिसमें सबेरिन होता है उसे सबेराइज्ड कहा जाता है, ठीक है। सबेरिन से बनी हुई है, और सबेरिन क्या है? इट इज ए वैक्सी लिपोफिलिक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। वैक्सी होता है तो लिपोफिलिक होगा, लिपिड लविंग होगा। अगर कोई भी चीज लिपिड लविंग है तो ऑब्वियसली वो वाटर हेटिंग होगी, तो इसीलिए वो वाटर को पास होने नहीं देता, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। Water molecules are thus unable to penetrate the layer, so they are directed to wall region that are not suberized into the cell proper through the membrane. क्योंकि जब एपोप्लास्ट मूवमेंट होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ रोक दिया जाता है तो ये अपने आप को कुछ इस तरह से ट्रेवल कराती हैं कि वो उन सेल वॉल्स पे चली जाए जिनमें सबेरिन नहीं है, ठीक है। The water then moves through the symplast and again crosses a membrane to reach the cell of the xylem, ठीक है। क्या कहा गया है कि ये जो एंडोडर्मिस है इसके बाद कौन सा लेयर आता है? फ्लोएम। फ्लोएम के बाद क्या आता है? जाइलम। तो ये हो गया आपका फ्लोएम जिसको मैं पीएच लिख रही हूँ, और जाइलम को XY। ये है एपिडर्मिस, EP एपिडर्मिस, CO कॉर्टेक्स। ये हो गया आपका एंडोडर्मिस, ENDO, ठीक है। तो ये है एपिडर्मिस, ये है कॉर्टेक्स, ये है एंडोडर्मिस, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि क्योंकि यहाँ एक सबेरिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो वाटर को मूव करने नहीं देता, जिसकी वजह से ये क्या करेगी? ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और कुछ ऐसे सेल्स में चली जाएगी जिसमें सबेरिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर सबेरिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या देखा जाएगा? अगर सबेरिन प्रेजेंट नहीं है तो ये देखा जाएगा कि ये मूवमेंट कर लेगी, लेकिन अगर सबेरिन प्रेजेंट है उन सेल में तो ये क्या करेगी? पास नहीं हो पाएगी। तो जब ये वैसे सेल में जाएगी जहां सबेरिन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगी? अपने आप को सेल के थ्रू मीन्स विद द हेल्प ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये अपने आप को पार करेगी और एज ए रिजल्ट सिम्प्लास्ट पाथवे को गेन करेगी। मतलब एपोप्लास्ट पाथवे सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी। नेक्स्ट क्या कहा गया है? द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस। तो सिर्फ एंडोडर्मिस के लिए क्या देखा जाता है? एंडोडर्मिस के लिए ये देखा जाता है कि सिम्प्लास्ट पाथवे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, ठीक है। Only this way water and other solute can enter the vascular cylinder. क्योंकि अगर हम यहाँ सिम्प्लास्ट यूज नहीं करेंगे तो सेल वॉल में सबेरिन है, वाटर को पार होने नहीं देगा, और अगर वो पार होने नहीं देगा तो ये जाइलम और फ्लोएम को वाटर कहाँ से मिलेगी? तो जाइलम को अगर वाटर मिलेगी नहीं तो जाइलम की वाटर ऊपर कहाँ जाएगी? लीव्स तक कैसे पहुंचेगी? इसीलिए इस एरिया में एंडोडर्मिस वाले एरिया में क्या देखा जाता है? एंडोडर्मिस वाले एरिया में ये देखा जाता है कि हमेशा सिम्प्लास्टिक पाथवे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हूँ। तो हम इसी चीज को एक बार
डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है एक डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिक्स, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल। पेरिसाइकल में आपके फ्लोएम और बाकी सारे जो चीजें हैं वो आ जाती हैं, और ये हो गया आपका जाइलम, ठीक है। अब क्या देखा जाता है कि वाटर की मूवमेंट हो रही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वाटर मूवमेंट, अगर एपोप्लास्ट की बात करें तो वाटर, ये सेल वॉल है, ठीक है, तो यहाँ से मूव होगी, फिर यहाँ से मूव होगी, फिर ऐसे मूव होगी, कॉर्टेक्स तक आ गई, अब यहाँ आ गई स्ट्रिप, अब यहाँ स्ट्रिप आ गई। अब वाटर कैसे मूव करेगी? नहीं करेगी, राइट। तो ये अपने आप को डाइवर्ट कर लेगी और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी, और ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, और फिर यहाँ से सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करेगी, ठीक है। और सिम्प्लास्टिक के लिए तो सिंपल है, वो तो अंदर जाएगा और यहाँ से ही ट्रेवल होता जाएगा, ठीक है। तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको आई? एपोप्लास्ट को आई। क्यों आई? क्योंकि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी चीज को इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये है सिम्प्लास्टिक पाथवे, ये है आपके रूट हेयर्स, ठीक है। और ये आपके रूट हेयर्स, ये आपका एपिडर्मिस का एरिया, उसके बाद आप आता है आपका कॉर्टेक्स का एरिया, और ये आपका एंडोडर्मिस। ये रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ आ जाएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जो मिक्स करके दिखाए गए हैं, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, ठीक है। क्या कहा गया है कि अगर सिम्प्लास्ट पाथवे देखा जाए तो ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करके ये ऐसे आराम से जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे मूव कर लेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एपोप्लास्ट पाथवे को देखा जाए तो यहाँ से ये जा रहा है, जाते जाते क्या हो जाएगा, ये सेल वॉल के थ्रू ही जाएगा या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू जाएगा। अब यहाँ जाके ये अटक गया, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, और फिर उसकी वजह से ही ये जा पाएगा, अदरवाइज ये नहीं जा पाएगा, मतलब इसको सिम्प्लास्ट के साथ मर्ज होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वाटर कैसे ट्रेवल करती है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा जाता है? इन यंग रूट वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल एंड और ट्रैकिट्स, these are non-living conduits, canal और ट्यूब and so are part of the apoplast। क्या कहा गया है कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जाइलम ही है वो टिश्यू जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब जो जाइलम है ना, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि जाइलम में 4 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 एलिमेंट है वेसल और ट्रैकाइट्स, ठीक है। अब ये 2 एलिमेंट जो है ना, ये मेनली काम करती है किसके लिए? ये मेनली काम करती है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो डेड होता है, क्योंकि ये लिग्निफाइड होता है, ठीक है। ये एक लिग्निफाइड टिश्यू है, और लिग्निफाइड टिश्यू होने का मतलब ये है कि ये एक डेड टिश्यू है। इसीलिए क्या देखा जाता है कि जब वाटर, क्या कहा गया है यहाँ पे, यंग रूट्स में जब वाटर डायरेक्टली एंटर करती है जाइलम वेसल एंड ट्रैकाइट्स में, ठीक है, यंग रूट में वाटर डायरेक्टली जाइलम वेसल एंड ट्रैकाइट में एंटर करती है। दीज आर नॉन लिविंग कंड्यूट्स। नॉन लिविंग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमेशा डेड सेल से बने होते हैं, और इसलिए इनको कंड्यूट्स का मतलब होता है कैनल और ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये वाटर को ट्यूब की तरह पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं इसलिए इसको एपोप्लास्ट में कहा गया है, ठीक है। एपोप्लास्ट में क्यों कहा गया है? क्योंकि सेल वॉल इनकी कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है, डेड होती है, इसलिए इनको एपोप्लास्ट का पार्ट कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा some plants have additional structure associated with them that help in water and mineral absorption। क्या कहा गया है कि किसी किसी प्लांट्स के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उन्हें वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। वैसे एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वो है माइक्रोरहाइजा, ठीक है। माइक्रोरहाइजा क्या है? माइक्रोरहाइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये किसके किसके बीच में होता है? ये एक फंगस और रूट सिस्टम, हायर प्लांट की जो रूट सिस्टम होती है ना, उसके बीच में होता है, ठीक है। सो filaments of fungus form a network around the young root or they penetrate the root cell। क्या कहा गया है कि फंगस क्या होती है? ये क्या करती है? अपने कुछ फिलामेंट बनाती है इस तरह से। अगर ये फंगस है तो ये कुछ फिलामेंट बनाएगी जिसको हाइपे कहा जाता है,
ठीक है, मतलब ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हाइफी कहा जाता है। और ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जाके रूट्स के जो सेल्स है उसमें पेनिट्रेट कर जाएंगे। अगर सपोज ये रूट का सेल है तो ये हाइफी जाके इसके अंदर चली जाएगी। अगर ये रूट का सेल था तो ये हाइफी इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द हाइफी हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयंस and water from much larger volume of soil that perhaps a root cannot do। क्योंकि ये एक हाइफी है मतलब ये एक फंगस है और ये ब्रांच्ड एरिया है। ठीक है, ब्रांच्ड पार्ट है फंगस का। तो ये क्या करेगी, इसकी सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है, वाटर हाई वॉल्यूम में एब्जॉर्ब कर सकती है, जो कि एक प्लांट की रूट ना कर पाए। तो ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ये फंगस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और उसके बाद रूट को दे देते हैं। ठीक है, this association provide mineral and water to the roots. In turn, the root provide sugar and nitrogen containing compound to the fungus। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये फंगस रूट को क्या देता है, ये फंगस रूट को देता है वाटर प्लस मिनरल्स, जो कि उसने सॉइल से एब्जॉर्ब की है थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स हाइफी व्हिच इंक्रीजेस देयर सरफेस एरिया एंड एज ए रिजल्ट दे आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, और ये रूट इसको क्या देती है, ये रूट इस फंगस को क्या देती है, ये रूट इस फंगस को देती है शुगर और यू कैन से फूड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल, पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश without the presence of mycorrhiza। This is called obligate association। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ कुछ प्लांट्स जिंदा ही नहीं रह पाते विदाउट दिस एसोसिएशन। ठीक है, उनमें से एक प्लांट है पाइनस, ये क्या करता है, ये जर्मिनेट नहीं कर सकता अगर ये माइक्रोहाइजा एसोसिएशन ना करे। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर पाइनस ना करे तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह की जो एसोसिएशन है जो एक प्लांट के लिए मस्ट हो जाती है, इस तरह की एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन। मींस उसे माइक्रोहाइजा चाहिए ही, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। ठीक है, हमने देख लिया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, हमने ये देख लिया कि कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। अब हम ये देखेंगे कि ये वाटर को जो एब्जॉर्ब किया है उसको भी तो ऊपर तक पहुंचाना है ना, लीव स्टेम इन सब तक पहुंचाना है। तो वो पहुंचाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए वाटर को कैसे ट्रेवल करना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। मतलब वाटर कैसे एक प्लांट में एक रूट से एक, सपोज अगर ये रूट है तो हमें पता है कि अगर रूट से स्टेम तक पहुंच के कैसे एक लीफ तक वाटर पहुंचती है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, सो वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, क्या कहा गया है, वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इज ऑल्सो नोन एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब, इसलिए एसेंट का मतलब ये होगा कि नीचे से ऊपर जा रही है, जब वो एसेंट का मतलब होना नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, और क्या कहा गया है कि सैप का मतलब ये होता है कि फ्लूइड्स में बहुत सारी चीजों का मिक्स होना। ठीक है, क्योंकि जब जाइलम वाटर को लेके जाती है उसके साथ सिर्फ वाटर नहीं जाते, बहुत सारे सल्यूट्स भी जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वाटर मूवमेंट जब प्लांट में होती है टुवर्ड्स अपवर्ड साइड, उसे कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि वाटर मूवमेंट को क्या कहा जाता है, बट ये जो वाटर मूव करती है, इस मूवमेंट को कराने के लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो वही चीज हम देखेंगे। Water has to be moved up a stem against gravity. What provides the energy for this? क्या कहा गया है कि क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस तरफ होता है, राइट, लेकिन वाटर को मूव करवाना है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो प्लांट को कोई ना कोई एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। तो वो एनर्जी कौन सी है जो वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी जाने में हेल्प करती है, तो वो उसके बारे में बताया गया है कि वैसी दो एनर्जी बताई गई है, एक है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपीरेशन पुल। मतलब वाटर मूवमेंट करवाने के लिए दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है रूट प्रेशर, एक होता है ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, अब ये रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है, आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट। आयंस, आयंस क्या होते हैं, हमेशा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सॉइल से रूट में थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एनर्जी यूज करके आयंस को
सॉइल से रूट में डाला जाता है, ठीक है, या सॉइल से रूट में लिया जाता है, ठीक है। आयंस को सॉइल से लिया जाता है और इन्हें वस्कुलर टिश्यू में दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। वाटर फॉलोज इट पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। वाटर क्या करती है, अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉलो करती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉलो करती है मतलब ये हमेशा अपने ग्रेडियंट के हिसाब से ही मूव करती है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। एंड क्या करती है, प्रेशर को इंक्रीज करती है जाइलम में। कौन से प्रेशर को, वाटर के प्रेशर को। और इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, इस प्रेशर को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कहा गया है कि this positive pressure is called root pressure and can be responsible for pushing up water to small heights in the stem। क्या कहा गया है कि ये जो प्रेशर जाइलम के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये जाइलम ऑब्वियसली रूट्स में भी होगा, तो ये प्रेशर जो जाइलम के अंदर प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है रूट प्रेशर। और ये रिस्पॉन्सिबल है क्या करने में, पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट। और ये क्या करता है, वाटर को पुश करने में हेल्प करता है, कहाँ तक, स्मॉल हाइट्स तक, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लेकिन स्मॉल हाइट तक वाटर को पुश करने में हेल्प करता है रूट प्रेशर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये हो गई इसकी रूट्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस प्लांट में वाटरिंग की। वाटरिंग की मतलब आपने इसमें पानी डाला, ठीक है। तो ये थी इसकी, ये पोर्शन, सपोज ये पोर्शन हो गया इसका सॉइल, ठीक है, और ये पोर्शन हो गया इसके रूट्स, और ये इसके लीव्स, ठीक है। तो अगर आप सॉइल में डालोगे वाटर तो क्या होगा, यहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली, और रूट्स में वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी पानी डाले जा रहे हो, ठीक है। तो वाटर की कंसेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सॉइल में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सॉइल से क्या होगा, वाटर डिफ्यूज हो जाएगी, कहाँ, रूट्स में। क्यों, क्योंकि वाटर हमेशा अपने ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखती है, ये हाई से हमेशा लो कंसेंट्रेशन में मूव करती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वाटर मूव करेगी सॉइल से रूट में, उसके बाद ये थे रूट्स के लेयर, इस तरह से कुछ लेयर थे। ये हो गया आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, और यू कैन से पेरिसाइकल प्लस फ्लोएम, जाइलम, ठीक है। ये हो गया आपका जाइलम, ठीक है, और ये हो गया एपिडर्मिस। ये है सॉइल। सॉइल से सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली एपिडर्मिस में जाएगी, उसके बाद कॉर्टेक्स में जाएगी, उसके बाद एंडोडर्मिस में जाएगी। अब एंडोडर्मिस में ये डिसाइड करेगी कि इसको एपोप्लस पाथवे फॉलो करना है या सिम्प्लस करना है। और क्योंकि हमने ये देखा है कि एंडोडर्मिस में हमेशा ही सिम्प्लस पाथवे फॉलो होता है, तो सिम्प्लस पाथवे फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जाएगी फ्लोएम में, और उसके बाद ये जाएगी किसमें, जाइलम में। क्या जाएगी, वाटर जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे वाटर ऐसे ट्रेवल होती जाएगी तो जाइलम में क्या होगा, जाइलम में वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर क्वांटिटी बढ़ी तो ये एक प्रेशर अप्लाई करेगी कि नहीं, ठीक है। ये क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेगी, क्या देखा जाएगा कि वो प्रेशर क्या करेगा, वो प्रेशर सामने वाले मॉलिक्यूल को धकेलेगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से होंगे, ठीक है, जाइलम में ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और अब नए मॉलिक्यूल आ गए, किसके मॉलिक्यूल आ गए, वाटर के नए मॉलिक्यूल आ गए। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को धकेलेगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, ये आगे वाले मॉलिक्यूल को धकेलेगा। तो क्या देखोगे आप कि ये इसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, ऐसे करते करते क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होता जाएगा। तो ये जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ये एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है। पुश करने की वजह से क्या देखा जाएगा, प्रेशर की वजह से ये वाटर क्या होगी, थोड़ी दूर तक ट्रेवल कर पाएगी। सपोज अगर ये पोर्शन है आपका जाइलम का रूट और ये है स्टेम, तो ये वाटर यहाँ से ऐसे मॉलिक्यूल्स धकेलते 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 ये स्टेम पोर्शन में पहुंच जाएगी,
ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि रूट प्रेशर कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट फॉर रूट प्रेशर डेमोन्स्ट्रेशन। क्या कहा गया है कि चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टीम्ड प्लांट ऑन अ डे व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। हमें एक प्लांट को लेना है, ठीक है, जिसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट हो। ठीक है, अब सपोज हमने एक प्लांट को ले लिया, ये आपकी रूट पोर्शन और ये आपकी स्टेम और ये हो गया आपका लीफ। ठीक है, हमने एक सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट को ले लिया और एक ऐसे दिन में लिया है जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट में। ठीक है, कट द स्टेम हॉराइजेंटली नियर द बेस विथ ए शार्प ब्लेड अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या कहा गया है कि सुबह सुबह एक काम करो, जाके उस प्लांट को काट दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये सपोज स्टेम जिस पोर्शन में हमने काटा है ये वो पोर्शन हो गया और ये बाकी का टूटी हुई स्टेम और पत्तियां जो थी वो नीचे गिर गई। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऊज आउट फ्रॉम द कट स्टेम। ऊज आउट मतलब निकल के आना। ऊज आउट हम क्या देखेंगे कि ऐसे ड्रॉप्स कुछ स्टेम में देखेंगे। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ऐसे देखेंगे ये ड्रॉप्स ऐसे निकल के आ रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, दिस कम आउट ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे से कोई प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो डिपिक्ट करता है कि रूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। और वो पॉजिटिव रूट प्रेशर क्या करता है? पॉजिटिव रूट प्रेशर चीजों को थोड़ी हाइट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, next, by fixing a rubber tube to the cut stem as a sleeve, we can actually collect and measure the rate of exudation and also determine the composition of the exudates. अब exudation मतलब हुआ कि वो प्रोसेस जिसकी वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो, और एक्सुडेट मतलब ये जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं इसे एक्सुडेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि ये जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं इसमें अगर हम एक स्लीव टाइप स्ट्रक्चर को लगा दें, एक रबर लगा दें, ठीक है, रबर ऐसे लगा के उस कट स्टेम में रबर लगा दें इस तरह से, और उसको जो ये एक्सुडेट थे उसको कलेक्ट कर लें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि कितने टाइम में कितनी एक्सुडेशन हुई है। और हम ये भी डिटरमाइन कर सकेंगे कि ये एक्सुडेट जो निकले हैं वो एक्चुअली क्या क्या उनमें प्रेजेंट है। इस एक्सुडेट में वाटर के अलावा और क्या क्या सल्यूट प्रेजेंट है ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमने एक प्लांट लिया जिसको हमने हॉराइजेंटली काट लिया अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसमें से कुछ हमने देखा कि कुछ लिक्विड टाइप ऊज आउट होने लग गया, मींस कुछ एक्सुडेट्स निकलने लग गए। एक्सुडेट्स निकलने लग गए मतलब क्या? मतलब ये कि नीचे से कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा प्रेशर है जो धकेल रहा है उन मॉलिक्यूल्स को बाहर आने के लिए। ठीक है, तो उसी को पॉजिटिव रूट प्रेशर कहा जाता है। और इस एक्सुडेट्स को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि उस कटे हुए स्टेम के पार्ट में अगर हम एक रबर ट्यूब लगा दें और उस एक्सुडेट्स को कलेक्ट कर लें तो हम उनकी कंपोजिशन मतलब ये देख सकते हैं कि उन एक्सुडेट्स में क्या क्या है, और ये भी देख सकते हैं कि कितने टाइम में कितनी एक्सुडेशन हुई है। ठीक है, जिसे कहा जाता है रेट ऑफ एक्सुडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा जाता है कि रूट प्रेशर इज हाई व्हेन देयर इज लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन एंड हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। मतलब देखो, अगर एयर में वाटर वेपर की कंटेंट हाई है, ठीक है, अगर सपोज एयर में वाटर वेपर की कंटेंट हाई है तो क्या होगा? तो वो वाटर लीफ से नहीं लेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, एयर में अगर ऑलरेडी वाटर वेपर हाई है तो वाटर वेपर वो और क्यों लेगी ना लीफ से। तो अगर लीफ से वाटर वेपर नहीं होगी तो ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसपीरेशन नहीं होगी। ट्रांसपीरेशन नहीं होगी मतलब क्या होगी? ट्रांसपीरेशन लो होगी। ट्रांसपीरेशन लो का मतलब ये है कि वाटर लॉस कम हो गया। तो वाटर लॉस अगर कम हो गया तो वाटर लॉस कम होने की वजह से लीफ को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो रूट से वाटर ले। ठीक है, और अगर ये रूट प्रेशर हाई होता है व्हेन देयर इज लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, क्योंकि
चीजों को ज्यादा दूर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं होती, और छोटे डिस्टेंस में अगर काम करना है तो रूट प्रेशर ही काम करता है। तो इसलिए रूट प्रेशर सबसे ज्यादा हाई कब देखा जाता है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन लो होती है, क्योंकि वाटर की कंटेंट एटमोसफेयर में हाई होती है, दैट इज हाई एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है। क्योंकि अगर रूट से लेके लीफ तक ट्रांसलोकेट करना है तो रूट प्रेशर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप ऑफ प्रेशर है जो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस ही वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, रूट प्रेशर स्मॉल हाइट्स में ही कर सकता है। ठीक है, रूट प्रेशर एग्जिस्ट फ्रॉम इवनिंग टिल अर्ली मॉर्निंग इन सम प्लांट्स। क्या कहा गया है कि रूट प्रेशर कहाँ कब से कब तक होता है, अर्ली मॉर्निंग से, इवनिंग से लेके अर्ली मॉर्निंग तक होता है। क्यों, क्योंकि इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट की मात्रा ज्यादा नहीं होती। सनलाइट अगर ज्यादा नहीं होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से रूट प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग ऑफ वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये हमेशा स्मॉल हाइट में ही काम करता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि ये पुश पुश करने का काम करता है। पुश करने का काम करता है मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल दूसरे को धक्का देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। ठीक है, अब अगर ये मॉलिक्यूल एक साथ कंटेक्ट में है तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसने इसको धकेल दिया, इसने इसको धकेला, इसने इसको धकेला, ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए। ठीक है, लेकिन जब ऐसे देखा जाए कि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक मॉलिक्यूल एक साथ चिपके ही रहेंगे, ऑब्वियसली उसमें किसी किसी मॉलिक्यूल में डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये सपोज इसने इसको धकेला वो सही है, लेकिन जब ये इसको धकेलने जाएगा तो थोड़ी इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी ना, तो उस कम इंटेंसिटी से ये फिर इसको धकेलेगा। तो ऐसे करते करते ऐसे देखा जाएगा कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो रूट प्रेशर काम नहीं करता। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि ये हमेशा स्मॉल हाइट में क्यों काम करता है, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये पुश का काम करता है, धकेलने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये देखा जाता है कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए तो रूट प्रेशर काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन एंड एक्सुडेशन। एक्सुडेशन को ब्लीडिंग भी कहा जाता है। ब्लीडिंग मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जब निकल के आते हैं, जैसे कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वाटर ड्रॉपलेट्स निकल के आ गए, उसको क्या कहा जाता है, एक्सुडेशन। क्यों ब्लीडिंग कहा जाता है, क्योंकि आपने उस प्लांट को काटा और काटने की वजह से उसमें से वाटर ड्रॉपलेट निकल के आए, इसीलिए उसको ब्लीडिंग कहा जाता है। ठीक है, और गटेशन क्या होता है, गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। गटेशन का मतलब भी लॉस ऑफ वाटर होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब भी लॉस ऑफ वाटर ही होता है, लेकिन ट्रांसपीरेशन में लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है और गटेशन में लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ए मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, इसलिए स्मॉल डिस्टेंस में ही काम कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि रूट प्रेशर क्या है, अब इसके ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, ये रूट प्रेशर क्यों चाहिए, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर में बी to re-establish the continuous chain of water molecule in the xylem, which often break under the enormous tension created by transpiration. जैसा कि हमने देखा कि रूट प्रेशर क्या करता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को धकेलता है, राइट। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश करते हैं, जिसकी वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है। तो कभी कभी जाइलम में क्या देखा जाता है, वाटर ग्रेडियंट की कमी आ जाती, कमी इन द सेंस टेंशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, टेंशन क्रिएट होना मतलब वाटर ग्रेडियंट की कमी आ जाना। तब ये रूट प्रेशर री एस्टेब्लिश करता है, किसको री एस्टेब्लिश करता है, वाटर प्रेशर को रीएस्टेब्लिश करता है। ठीक है, वाटर प्रेशर मतलब टेंशन को हटा के ग्रेडियंट को रीएस्टेब्लिश करने के काम में आता है। इस चीज को इस तरह समझते हैं, लीफ से ट्रांसपीरेशन हुई। ठीक है, ट्रांसपीरेशन होने के बाद क्या हुआ, इसमें वाटर की लॉस हो गई। अब वाटर की लॉस यहाँ है तो ये स्टेम से लेगी वाटर। ठीक है, अब ये जो स्टेम है ये रूट से लेगी वाटर। ठीक है, तो ये रूट से वाटर लेगी, ये स्टेम से वाटर लेगी, ये तो
सही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, ग्रेडियंट में कुछ कमी आ जाती है और यू कैन से टेंशन क्रिएट हो जाता है। तब ये रूट प्रेशर अपने पुश वाले मेथड को अप्लाई करके उस ग्रेडियंट को मेंटेन रखने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, रूट प्रेशर डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टॉल ट्रीज। और ये क्यों नहीं करती, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉल ट्रीज में रूट प्रेशर अपना रोल प्ले नहीं कर सकती वाटर को मूव कराने में। क्यों? क्योंकि ये पुश वाले कंसेप्ट पे चलती है, इसीलिए, ठीक है। Root pressure do not account for majority of water transport. Most plants meet their need of water by transpiration pull. क्या कहा गया है कि हालांकि हमने ये देखा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरह के प्रोसेस चाहिए होते हैं, एक होता है रूट प्रेशर, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल। मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होती है वो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल होती है, ठीक है। अब मैनोमीटर इज यूज टू मेजर रूट प्रेशर। अब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मैनोमीटर, जो यूज किया जाता है रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गटेशन के बारे में, ठीक है। गटेशन क्या है? गटेशन हमने क्या देखा कि रूट प्रेशर होने की वजह से गटेशन एंड एक्सुडेशन हो सकता है। तब मैंने आपको तभी ये बताया था कि गटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब ये गटेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। Guttation. Effect of root pressure is observable at night and early morning when evaporation is low. अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि रूट प्रेशर हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तब ऑब्जर्व करते हैं जब ट्रांसपीरेशन लो होता है। और ट्रांसपीरेशन लो कब होगा? ट्रांसपीरेशन लो तब होगा जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। और लाइट की इंटेंसिटी कम कब होती है? ड्यूरिंग नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसीलिए उस टाइम पे इवेपोरेशन लो होता है और रूट प्रेशर हाई होता है, ठीक है। Next, excess water collects in the form of droplet around special opening of vein near the tip of glass blades and leaves of many herbaceous parts. Such water lost in its liquid phase is known as guttation. Guttation takes place through hydrathodes. They are special type of stomata called the water stomata. Hydrathodes remain open throughout day and night. ठीक है। अच्छा, क्या कहा गया है कि लीव्स, ये जो लीव्स है इसकी जो वेन्स होती हैं, इस तरह से कुछ वेन्स होती है ना, इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। और ये जो स्मॉल ओपनिंग है इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रेथोड्स कहा जाता है। हाइड्रेथोड्स क्या होते हैं? दीज आर काइंड ऑफ ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ द लीफ। और ये क्या करती है? पानी को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गटेशन कहा जाता है। हालांकि ये हाइड्रेथोड्स डे एंड नाइट ओपन रहते हैं, लेकिन इनमें से वाटर ड्रॉपलेट्स तभी निकलते हैं जब रूट प्रेशर हाई होता है। और रूट प्रेशर हाई कब होता है? एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। इसीलिए कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग में प्लांट्स के जो लीव्स है ना, उनके ऊपर स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। सो गटेशन क्या है? गटेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच देयर इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रेथोड्स विच आर आल्सो कॉल्ड वाटर स्टोमेटा, क्योंकि ये वाटर को रिलीज करती है, which are present in the veins of the leaves, and they help in the release of what? Water in the form of water droplets which is in the liquid phase, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? near the tip of grass blade और in the leaves of many herbaceous part, ठीक है। तो ये हो गया गटेशन कंप्लीट। हमने ये देख लिया कि वाटर मूवमेंट अप द प्लांट दैट इज एसेंट ऑफ सैप रूट प्रेशर के द्वारा कैसे होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रूट प्रेशर जो है वो टॉल ट्रीज में काम नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के पुशिंग वाले कंसेप्ट पे। रूट प्रेशर ज्यादा दूर तक चीजों को पहुंचा नहीं सकता, ठीक है। तो उसके अलावा जो कंसेप्ट है दैट इज द ट्रांसपीरेशन पुल, दैट इज यूज्ड बाय ऑल द अदर टॉल ट्रीज, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल एक ऐसा प्रोसेस है जो टॉल ट्रीज अप्लाई करते हैं, किसके लिए? इन ऑर्डर टू मूव वाटर अप टू द हाईएस्ट पार्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में। ट्रांसपीरेशन पुल को
कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, जब हम बात कर रहे थे रूट प्रेशर के बारे में तब हमने पुश की बात की थी, ठीक है, लेकिन ट्रांसपीरेशन में हम बात करेंगे पुल के बारे में। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल। कोहेशन क्यों? कोहेशन इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक साथ लेके चलते हैं ऐसे। ठीक है, टेंशन किस लिए? क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्रेडियंट के ऊपर। और ट्रांसपीरेशन इसलिए क्योंकि ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जो इसको करने में, जो इस प्रोसेस को करने में हेल्प करती है। और पुल मतलब चीजें को अपनी तरफ खींचना, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल। ठीक है, क्या कहा गया है कि अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स कैन अचीव फेयरली हाई रेट्स अप टू 15 मीटर पर आवर। क्या कहा गया है कि अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम, जाइलम के द्वारा जो अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होती है वो इतनी दूर तक पहुंच सकती है कि 1 घंटे में ये जाइलम 15 मीटर तक चीजों को फ्लो करवा सकता है। ठीक है, मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट। बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि वाटर को हमेशा पुल किया जाता है, खींचा जाता है प्लांट से। ठीक है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लीव्स, also known as the cohesion, tension, transpiration, pull model of water transport। क्या कहा गया है कि ट्रांसपीरेशन पुल जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक प्रोसेस पे जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लीफ से वाटर लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये ट्रांसपीरेशन क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, इसलिए इसको कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, most of the water absorbed by plant is lost in the form of water vapor through the stomata in the leaves। This water loss is known as transpiration। क्या कहा गया है कि बहुत सा पानी जो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, लॉस्ट हो जाता है कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और अगर पानी लॉस्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो वो कहाँ से लॉस्ट होगा? स्टोमेटा से लॉस्ट होगा। और इसी वाटर लॉस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, और इस ट्रांसपीरेशन की वजह से जो पुलिंग फोर्स आता है उसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। और यही ट्रांसपीरेशन पुल हेल्प करता है चीजों को एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। इसी चीज को डायग्रामेटिकली एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कंसीडर करते हैं ये एक टॉल प्लांट है, और ये इनकी रूट्स है। ठीक है, और ये हो गए इनके लीव्स। ठीक है, सो ओके, सो क्या देखा जाता है? देखा ये जाता है कि जब सनलाइट इन पे पड़ती है प्लांट्स के लीफ पे तो ये क्या करते हैं? स्टोमेटा नाम की एक चीज होती है, एक ओपनिंग होती है, वो खुल जाती है। ठीक है, और उस टोमेटा से क्या हो जाता है? उस टोमेटा से वाटर का लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर का लॉस हो जाता है थ्रू व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, अब रूट्स के पास सपोज ये सॉइल है। ठीक है, तो सॉइल में अगर पानी था, सपोज कर लेते कि सॉइल में हमने पानी डाला है। ठीक है, तो सॉइल में जो पानी था वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो रूट्स ने सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ वाटर आ गई। ठीक है, अब इस रूट्स ने स्टेम को दी वाटर। क्यों? क्योंकि देखा ये जाता है कि स्टेम में सल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रूट्स। अगर इसमें सल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या है? वाटर कंसेंट्रेशन यहाँ कम है। स्टेम में क्या देखा जाता है? वाटर कंसेंट्रेशन कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें सल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू रूट्स यहाँ की वाटर कंसेंट्रेशन कम है, तो ये क्या करेगा? वाटर को, रूट्स क्या करेगा? वाटर को स्टेम की तरफ भेज देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन यहाँ से होती जा रही है वाटर का लॉस होता जा रहा है। अब यहाँ पे भी तो वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो गई ना,
क्योंकि वाटर का लॉस कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ भी कम हो गई। तो अब ये स्टेम जो वाटर लेगा रूट से, ये किसको देगा? ऑब्वियसली ये क्या करेगा? लीव्स को देगा, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वाटर को मूव करना है हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि उसको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है। तो लो कंसंट्रेशन यहाँ हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ट्रांसपीरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। ट्रांसपीरेशन होने की वजह से पानी का लॉस हो रहा है यहाँ से। तो पानी का लॉस होना मतलब पानी की कंसंट्रेशन लो होना। तो स्टेम रूट से लेगी, और स्टेम क्या करेगी? रूट से लेने के बाद जो पानी इसके पास होगा वो किसको दे देगी? लीफ को दे देगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि ये जो लीफ है ये क्या कर रही है? ट्रांसपीरेशन की वजह से इनका पानी लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये पानी को खींच रही है। किससे खींच रही है? स्टेम से खींच रही है। स्टेम किससे खींच रहा है? रूट से खींच रहा है। और रूट किससे खींच रही है? सॉइल से खींच रही है। तो अल्टीमेटली एक पुलिंग सिस्टम हो रहा है कि नहीं? और किसकी वजह से हो रहा है? ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? ट्रांसपीरेशन की वजह से हो रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि एसेंट ऑफ सेट, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ प्लांट कैसे होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ प्लांट होता है ट्रांसपीरेशन पुल एज वेल एज रूट प्रेशर की वजह से। हालांकि ये देखा गया है कि रूट प्रेशर इतना एफिशिएंट नहीं होता in order to transport substances or water molecules through tall trees or to higher parts of the plant। ठीक है, इसीलिए एक कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल। और देखा जाता है कि ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से चीजें बहुत दूर तक जा सकती, क्योंकि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से वाटर का लॉस होता है, जिसकी वजह से वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है लीफ में, और उसी की वजह से वाटर क्या करती है? कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए पुल हो जाती है कहाँ तक? लीव्स की तरफ। ठीक है, और इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और कैसे उसे दूर दूर जगहों तक पहुंचाते हैं, दैट इज वाटर मूवमेंट अप द प्लांट कैसे होती है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।